नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवल। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा छठी का पाठ क्रमांक पहला है प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी तथा जमीन। तो हवा, पानी तथा जमीन के बारे में पहले देखें। प्रेक्षण करो। प्रेक्षण करो अर्थात देखिए, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। ये पृथ्वी के मंडल का चित्र है। ये वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। आपको जानकारी है कि पृथ्वी के 3 मंडल होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। इस चित्र को ध्यान से देखना है। इस चित्र पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न है। संलग्न आकृति का प्रेक्षण करो तथा प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न इसमें है, पक्षी कहाँ है? तो ध्यान से हमको देखना है कि पक्षी, देखिए यहाँ पर पक्षी पृथ्वी से पर्याप्त ऊंचाई पर आकाश में उड़ रहे हैं। इसका उत्तर यहाँ है। दूसरा, गाय कहाँ चर रही है? गाय को देखिए, गाय जो है जमीन पर बने इस चारागाह में गाय जमीन पर चर रही है। तीसरा प्रश्न है, सड़क और वृक्ष कहाँ है? तो सड़क और वृक्ष, ध्यान से देखिए, सड़क और वृक्ष कहाँ है? सड़क देखिए यहाँ दिखाई दे रही है, ये गाड़ी दिखाई दे रही है। तो सड़क जो है और वृक्ष जो है ये जमीन पर है। चौथा प्रश्न है, नदी किस ओर से किस ओर बह रही है? तो नदी को ध्यान से देखिए, यहाँ पहाड़ी दिखाई दे रहा है कि नदी पहाड़ी से निकलकर जमीन की ओर बह रही है, जमीन पर बह रही है। अगला प्रश्न है, विमान कहाँ है? तो विमान को ध्यान से देखिए, इसमें विमान दिखाई दे रहा है। विमान जो है आकाश में उड़ रहा है। अगला प्रश्न है, मछलियां कहाँ दिखाई दे रही हैं? ध्यान से इस चित्र को देखते हैं तो मछलियां जो हैं पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जलमंडल में रहने वाली मछलियां हैं। और अंतिम 7वां प्रश्न है, नाव किस पर तैर रही है? नाव देखिए ध्यान से, नाव नदी के पानी पर तैर रही है। तो इस तरह से इस चित्र के माध्यम से यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं तीनों मंडल पर आधारित हैं, वायुमंडल पर, जलमंडल पर और स्थल मंडल पर। तो इस तरह से जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, यह पृथ्वी के 3 मंडल होते हैं। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन है। चित्र को ध्यान से आप देखे हैं, यहाँ देखिए जमीन 29% जमीन दिखाई दे रही है और 71% पानी है। जमीन तथा पानी का अनुपात 29% और 71% है। तो चलते हैं, हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन की क्या किस तरह से जानकारी है। इस आधार पर यह बात समझ में आती है कि आकृति के कुछ घटक पानी में हैं, कुछ घटक जमीन पर हैं और कुछ घटक आकाश में अर्थात हवा में हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर स्थित सभी घटक हवा, पानी तथा जमीन से संबंधित हैं। जमीन, पानी और हवा को क्रमशः स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल कहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न सजीव इन तीनों मंडलों में से एक या अधिक मंडलों में संचरण करते अथवा रहते हैं। इन सजीवों और इनसे व्याप्त तीनों मंडलों के भागों को समग्र रूप से जीव मंडल कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने यह सीखा है कि पृथ्वी के इन मंडलों का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल अर्थात हवा की परत है। पृथ्वी का पृष्ठभाग पानी और जमीन अर्थात जलमंडल तथा स्थल मंडल से बना है। इनमें से जलमंडल का भाग स्थल मंडल की तुलना में अधिक है। पृथ्वी पर स्थित जमीन तथा पानी की मात्राओं की जानकारी हम आकृति 1.2 की सहायता से प्राप्त करेंगे। ये आकृति
यहाँ 1.2 जमीन तथा पानी का अनुपात पृथ्वी पर कितना है? जमीन जो है 29% है और पानी जो है 71% है। ठोस, द्रव और गैस रूप में पाए जाने वाले प्राकृतिक घटकों को हम संसाधन के रूप में देखते हैं, अर्थात इन घटकों का उपयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए करते हैं। आओ अब हम इन घटकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के मंडल देखिए, अगले चित्र का ये दिया गया है। तो पृथ्वी की सजीव सृष्टि को बनाए रखने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हवा, पानी तथा जमीन जैसे घटक महत्वपूर्ण है। इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, अर्थात हवा, पानी और जमीन जो है ये प्राकृतिक संसाधन है। अब हम आगे देखते हैं वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी हैं। तो पहले हवा के बारे में हम देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 6 निष्क्रिय गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पानी की वाष्प, धूल के कण आदि सभी का समावेश है। हवा की संपूर्ण गैसों का लगभग 80% भाग क्षोभ मंडल में होता है। समता मंडल में यह मात्रा लगभग 19% होती है। आगे मध्य मंडल तथा अयन मंडल में गैसों की यह मात्रा कम होती जाती है। वायुमंडल तथा उससे आगे गैसें नहीं पाई जाती हैं, अर्थात वायुमंडल तथा उससे आगे गैसें नहीं पाई जाती हैं। अब तुम्हारी समझ में यह बात आएगी कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित अनेक गैसों का मिश्रण वायुमंडल का प्रमुख घटक अर्थात हवा है। गैसों के साथ ही धूल के कणों तथा पानी की वाष्प का भी समावेश हवा में होता है। हवा में स्थित गैसों की मात्रा भूपृष्ठ के पास अधिक होती है, परंतु जैसे जैसे हम भूपृष्ठ से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यह मात्रा कम होती जाती है। हवा के घटकों की मात्राएं तथा उनके कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं। तो यह चित्र जो है बच्चों को ध्यान से देखना है कि हवा के विभिन्न घटकों की मात्राएं कितनी हैं। तो हवा में जो है 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है ऑक्सीजन है, आर्गन जो है 0.9% है, अन्य गैसें तथा घटक जो है 0.07% है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। तो इस वायुमंडल में 78%, 78% जो है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है 21% है। अब हम देखते हैं कि हवा की गैसों के कुछ उपयोग कौन कौन से हैं। तो पहले हम नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन 78% है। तो सजीवों को आवश्यक पृथ्वी मिलने में सहायता करती है। नाइट्रोजन गैस जो है सजीवों को आवश्यक पृथ्वी मिलने में सहायता करती है, अमोनिया तैयार करने में तथा खाद्य पदार्थ वायुरुद्ध करने में उपयोगी होती है। अब देखते हैं ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन तथा पदार्थों के ज्वलन में उपयोगी होती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वनस्पतियां अपना भोजन तैयार करने के लिए उपयोग में लाती हैं। अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आर्गन विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। हीलियम कम तापमान प्राप्त करने के लिए तथा बिना पंखे वाले इंजन पर चलने वाले वायुयानों में उपयोग किया जाता है। नियॉन गैस का उपयोग देखिए, विज्ञापन कार्य तथा सड़कों को दीपों में उपयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन
फ्लूरोसेंट पाइप में उपयोग किया जाता है। जेनॉन गैस का फ्लैश फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन की गैसों का उपयोग हमने देखा। और हमें क्या याद रखना है, यह सदैव याद रखना है। इसका वाचन देखिए। हवा में स्थित विभिन्न गैसों तथा अन्य घटकों के संतुलन के कारण पृथ्वी की सजीव सृष्टि बनी हुई है। जीवन के लिए आवश्यक सूर्य प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए तथा अन्य घातक घटकों को रोकने के लिए वायुमंडल अत्यंत महत्वपूर्ण छन्नक है। वातावरण द्वारा ही कोहरा, बादल, बर्फ तथा वर्षा का निर्माण होता है। कोहरा, बादल, हवा का आवरण, हिम तथा वर्षा का निर्माण भी वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। यह हमें याद रखना है। अब हम चित्र को ध्यान से देखते हैं। प्रेक्षण करो तथा चर्चा करो। इन चित्रों को देख करके देखिए। चित्र को ध्यान से, संलग्न चित्रों में कौन सी समानता है, तो इन चित्रों को ध्यान से देखना है। इसमें क्या समानता दिखाई देती है। तो पहले हम, यह वायु प्रदूषण का चित्र है। यह चित्र जो है वायु प्रदूषण का है और इसमें समानता क्या है, पहले हम इसका वाचन करते हैं। ऊपर के सभी चित्रों में विभिन्न माध्यमों द्वारा धुएं का उत्सर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह धुआं सीधे वायुमंडल की हवा में मिश्रित होता है। इसके कारण हवा के घटकों का संतुलन बिगड़ता है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वाहन तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों में ईंधनों के ज्वलन और लकड़ी, कोयले जैसे ईंधनों के अपूर्ण ज्वलन के कारण बाहर निकलने वाली गैसों द्वारा वायु प्रदूषण में दिन प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। ईंधन के ज्वलन से हवा में छोड़े जाने वाले घातक घटक, जब कोई ईंधन जलता है तो उस ईंधन के ज्वलन पर देखिए कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कालिख, जो धुआं के रूप में रहता है। तो ईंधन, जब कोई लकड़ी जलती है या ज्वलन की क्रिया होती है तो उसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कालिख, इतनी गैसों का उसमें से क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और इन गैसों के द्वारा ही वायु प्रदूषण होता है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ओजोन की परत जो है पृथ्वी का ये संरक्षक कवच है। वायुमंडल के मध्य मंडल के निचले भाग में ओजोन O3 गैस की परत पाई जाती है। यद्यपि ओजोन गैस सजीवों के जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है, फिर भी अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत होना सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए हानिकारक होती हैं। ओजोन गैस इन किरणों को अवशोषित कर लेती है। इससे पृथ्वी के सजीवों की रक्षा होती है। तो वातानुकूल यंत्रों तथा प्रशीतकों में हवा ठंड करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे पदार्थों के हवा में मिलने से ओजोन की परत का क्षय होता है। ओजोन का महत्व सभी लोग समझें। इस उद्देश्य को पूरे विश्व में 16 सितंबर का दिन ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, 16 सितंबर का दिन जो है ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखते हैं क्या है, क्या तुम जानते हो। मुंबई, पुणे तथा नागपुर जैसे महानगरों में आवागमन के स्थानों पर हवा में स्थित विभिन्न प्रकार के घटकों की मात्राएं दर्शाने के लिए विशिष्ट प्रकार के फलक लगाए गए हैं। इन फलकों की सहायता से
संबंधित स्थान की हवा की घातक घटकों के परिणामों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे चार्ट लगा हुआ है कि कहाँ की हवा कितनी घातक है और इस पर लिखा हुआ है, ये कंप्यूटराइज रहता है। तो इस तरह से ओजोन की परत जो है यह पृथ्वी की संरक्षक कवच है, जो पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। अब हम देखते हैं पानी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। करो और देखो, सवेरे सोकर उठने से लेकर रात में सोने तक तुम्हारे घर में पानी का उपयोग कौन कौन से कार्यों में और कितनी मात्रा में होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करो और उसे संलग्न तालिका में लिखो। इस विषय पर कक्षा में चर्चा करो। उपयोग में लाए गए पानी की कुल मात्रा में घर के व्यक्तियों की संख्या से भाग दो। इससे तुम्हें यह जानकारी मिलेगी कि प्रत्येक व्यक्ति कितना पानी उपयोग में लाता है। ऊपर की कृति से यह स्पष्ट होगा कि पानी के बिना दिन बिताना हम सभी के लिए लगभग असंभव है। मानव शरीर की सभी क्रियाओं के सुचारू रूप से चलने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। अन्य सजीवों को भी इसी तरह पानी की आवश्यकता होती है। उनके शरीर के आकार के अनुसार पानी की यह मात्रा कम अधिक होती है। इससे ही हमें पानी का महत्व समझ में आता है। हाइड्रोजन गैस का हवा में ज्वलन होने पर उसका ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। इस संयोग द्वारा पानी बनता है। अर्थात हाइड्रोजन गैस का हवा में ज्वलन होने पर उसका ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। इस संयोग द्वारा पानी बनता है। पानी की कुछ विशेषताएं हम इसके पहले पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो यह चार्ट है, देखिए पानी के उपयोग के कारण। पानी का उपयोग लीटर में अनुमानित है। स्नान करने के लिए कितना लगता है, दांत साफ करने के लिए, कपड़ा बर्तन धोने के लिए, फर्श पोंछने के लिए, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, और उसके बाद हमको जोड़ करके लिखना है कि कुल पानी हमने दिन भर में कितना उपयोग लाया। सामान्यतः पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी में रंग, स्वाद तथा गंध नहीं होती है। अनेक पदार्थ पानी में सहजता से घुलते हैं, इसलिए पानी वैश्विक विलायक है। प्राणियों के रक्त तथा वनस्पतियों के रस द्रव में भी पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसी भी सजीव के लिए पानी के बिना जीवित रहना संभव नहीं है, इसलिए पानी को जीवन कहते हैं। पानी जो है जीवन है। पानी में रंग, स्वाद और गंध नहीं होती है और इसलिए इसमें कोई भी पदार्थ सहजता से घुल जाते हैं। पानी वैश्विक विलायक है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि प्रेक्षण करो तथा चर्चा करना है। यह देखिए समुद्र महासागर है और बर्फ स्वरूप भूगर्भ का तथा अन्य पानी, पीने के लिए उपलब्ध पानी। पृथ्वी पर स्थित पानी का वितरण किस तरह से होता है, इस आकृति द्वारा हमें देखना है। और यहाँ चार्ट बना है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी और प्रतिशत मात्रा। तो ये जो नीला दिखाई दे रहा है ये समुद्र है, महासागर है। समुद्र या महासागर में पृथ्वी पर 97%, 97% पानी है। और ये कॉलम देखिए खाली छोड़ा है, यहाँ 2.7% है। तो इसमें आएगा बर्फ स्वरूप, बर्फ के रूप में, और भूगर्भ का तथा अन्य पानी जो जमीन के अंदर पानी रहता है और जो बर्फ के रूप में रहता है, वह पानी 2.7% इस पृथ्वी पर है। और पीने योग्य पानी, मीठा पानी। तो मीठे पानी की मात्रा देखिए, 100 में से इस दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो 0.3%। तो 0.3% ही पीने योग्य पानी या मीठा पानी इस
धरातल पर है। तो पानी का इस तरह से प्रतिशत का विवरण है 100% पानी में से। पृथ्वी पर स्थित पूरे पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि समुद्र का पानी खारा है, कुछ पानी जमी हुई अवस्था में है, पानी पीने के लिए बहुत कम उपलब्ध है, फिर भी वह सभी सजीवों के लिए पर्याप्त है। अर्थात पीने के लिए पानी इस पृथ्वी पर सिर्फ 0.3% ही उपलब्ध है। समुद्र और महासागर का पानी खारा होने पर भी उपयोग कैसे करते हैं, ये तो इसको विधि द्वारा हम देखते हैं। तो इस तरह से प्रेक्षण द्वारा हमें यह पता चला कि समुद्र या महासागर का जो खारा पानी है इस पृथ्वी पर 97% है। भूगर्भ में, जमीन के अंदर भूगर्भ और बर्फ स्वरूप में पानी 2.7% है और पीने के लिए पानी जो है 0.3% है। इस चित्र को भी हमें देख करके इसका प्रेक्षण करना है और चर्चा करना है। चित्र को ध्यान से देखना है। तो चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ बांध दिखाई दे रहा है। पानी का उपयोग कौन कौन से कार्यों में किया जाता है? तो क्या अन्य पशु पक्षी भी पिछले पृष्ठ भाग दिए गए अनुसार पानी का उपयोग करते हैं? इसको ध्यान से देखना है कि हम बड़े पैमाने पर पानी का उपयोग करते हैं। हमने यह अध्ययन किया है कि पृथ्वी के पीने का नियमन जल चक्र द्वारा होता है। इस जल चक्र के लिए वाष्प की आपूर्ति करने का बड़ा काम महासागर द्वारा होता रहता है। इससे वर्षा होती है और जमीन पर मीठे पानी के स्रोतों का निर्माण होता है। अर्थात जल चक्र द्वारा मीठे पानी का उपयोग होता है, करते हैं। तो हम देखते हैं पृथ्वी के पानी का उपयोग किस तरह से होता है। पानी पर्याप्त प्राप्त करने के लिए हम नलों, नदियों, छोटे तालाबों, झरनों, झीलों आदि जमीन पर स्थित प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग तो हम करते ही हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य नलकूप तथा कुएं खोदकर भूगर्भ का पानी भी निकालता रहता है। इसके साथ ही मनुष्य ने नदियों पर बांध तथा अन्य छोटे बड़े बांध भी बनाए हैं। बढ़ती जनसंख्या, उद्योग तथा कृषि के लिए पानी का अनियंत्रित उपयोग होते रहने के कारण अब पानी कम पड़ने लगा है। इसके कारण पानी की कमी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसे सदैव याद रखना है। इसको हम पहले पढ़ते हैं कि पानी का उपयोग मितव्ययिता से करो, पानी रोको, पानी रिसाओ, जहां संभव हो वहां पानी का संग्रह करो, यथासंभव पानी का पुनः उपयोग करो, क्योंकि संचित किया हुआ पानी कभी भी बासी नहीं होता। तो इसके पहले हमने चित्र को जो देखा था उससे ऊपर इस यहाँ पर प्रश्न है और इन प्रश्नों को क्या करना है, उत्तर इसमें लिखना है और इसको प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करना है, बताना है। तो पहला प्रश्न इसमें है, देखते हैं हम कि जमीन कैसे बनी हुई है। इन प्रश्नों को हमें अब आगे हम देखते हैं कि करो और देखो। ये बोतल के मिश्रण की परतें हैं। देखिए बोतल को काट करके उसमें प्लास्टिक की पारदर्शी बोतल है, पदार्थ के बड़े टुकड़े, पत्थर के बड़े टुकड़े, बालू है, खरपतवार और पानी इसमें मिलाना है। बोतल का ऊपरी शंक्वाकार भाग काट कर अलग कर लेना है और निचले भाग में ऊपर दी गई ये सामग्री को इस तरह से डालना है। इसके बाद यह मिश्रण अच्छी तरह हिलाओ और दूसरे दिन प्रेक्षण करो और इन प्रश्नों के उत्तर दो। बोतल का मिश्रण कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से। क्या इसमें परतें पाई गई हैं? इसमें देखिए बहुत परतें हैं। खरपतवार है, मिट्टी है, बालू है, छोटे पत्थर है और बड़े पत्थर जो है सबसे नीचे जाके बैठ गए हैं। ऊपर से नीचे तक इन परतों में क्या क्या दिखाई देता है, इसका हमें क्या करना है, निरीक्षण करना है इस तरह से। तो बोतल के मिश्रण की परतों को हमने देखा है। अब हम देखते हैं
जमीन की परतें कौन कौन सी है? पृथ्वी की जमीन इसी तरह से हमें दिखाई देती है। यदि तुम्हारे आसपास पाइपलाइन डालने का काम चल रहा हो तो उसके लिए खोदे गए गड्ढों का अच्छी तरह परीक्षण करो। संलग्न आकृति के अनुसार तुम्हें भूमि के नीचे कुछ परतें मिलेंगी। परिपक्व मिट्टी वाली जमीन में सबसे ऊपर की परतें वनस्पतियों तथा प्राणियों के अवशेषों के सड़ने की निर्मित होती है। इसे ह्यूमस मृदा कहते हैं। यह परत प्रायः घने जंगलों में पाई जाती है। इसके नीचे की जमीन बालू, मिट्टी, कंकड़ तथा कृमि कीटकों से युक्त होती है। मिट्टी की इस परत को मृदा कहते हैं। इसके नीचे की भूमि में मिट्टी तथा मूल चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं। यह मृदा अपरिपक्व होती है। इससे आगे और नीचे जाने पर मिट्टी की मात्रा कम होने से चट्टानों के टुकड़ों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये परत मूल चट्टानों में से प्राप्त होती है, इसलिए क्षेत्रानुसार मिट्टी भिन्न भिन्न होती है। इसका रंग और बनावट दोनों मूल चट्टान के अनुसार निर्धारित होता है। तो जमीन की परतों को हम देखते हैं: ह्यूमस मृदा, मृदा, अपरिपक्व मृदा, मिट्टी की परत तथा छोटी चट्टानें, मूल चट्टान। तो इस तरह से ये जमीन की परतें होती हैं। तो मृदा तैयार होने की क्रिया हम देखते हैं। मृदा तैयार होने की प्रक्रिया: जमीन की मृदा प्राकृतिक प्रक्रिया से निर्मित होती है। मूल चट्टान के अपर्दन से मृदा के लिए अजैविक घटकों की आपूर्ति होती है। उमस, पवन तथा वर्षा से निर्मित होने वाली ऊष्मा, ठंड तथा पानी के कारण मूल चट्टानों के टुकड़े होते हैं। इससे कंकड़, बालू और मिट्टी तैयार होती है। इन घटकों में सूक्ष्म जीव, कृमि तथा कीट पाए जाते हैं। चूहे जैसे कुतरने वाले प्राणी भी अपर्दन में सहायता करते हैं। इसी प्रकार जमीन पर स्थित वृक्षों की जड़ें भी चट्टानों के अपर्दन में सहायता करती हैं। मृदा निर्माण की यह प्रक्रिया मंद गति से चलती रहती है। परिपक्व मृदा की 2.5 सेमी मोटी परत तैयार होने में लगभग 1000 वर्ष लगते हैं। तो इस तरह से मृदा अर्थात मिट्टी जो है तैयार होती है। अब हम देखते हैं कि बाढ़, तूफान, हवा तथा मनुष्य के खनन कार्यों जैसी कृतियों के कारण मिट्टी अल्प समय में ही नष्ट होने लगती है। इसलिए मृदा का संरक्षण करना और भूमि का संरक्षण रोकना आवश्यक है। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है भूमि की वनस्पतियों के आच्छादन को बढ़ाना। घास, वृक्ष और झाड़ियां लगाने से भूमि का क्षरण कम होता है। अब अभी हम अपने परिसर के विभिन्न स्थानों जैसे घर के पास की खाली जगह, बगीचे, पहाड़, नदी के किनारे, खेत तथा ककरीली भूमि की मृदा के नमूने प्राप्त कर के रंग, स्पर्श तथा कणों के आकार के आधार पर नमूनों में पाए जाने वाले अंतर का क्या करना है? प्रेक्षण करना है और उसे लिखना है। क्या तुम जानते हो? आइए हम इसका वाचन करते हैं। मृत वनस्पतियों तथा प्राणियों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होने अर्थात सड़ने से मिट्टी पर पदार्थों की जो परत तैयार होती है उसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जमीन के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति का काम करता है। साथ ही मिट्टी में हवा आती जाती रहे, मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता हो, इस कार्य के लिए भी ह्यूमस महत्वपूर्ण है। अच्छी उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस की मात्रा लगभग 33% से 50% होती है। मिट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न घटक कौन से हैं? इनका जैविक तथा अजैविक घटकों में
वर्गीकरण हमको क्या है करना है। तो एक बार पृथ्वी पर हुए उथल पुथल के कारण जमीन के जंगल भूगर्भ में धंस गए। उसके बाद भूगर्भ में सदियों के मृत अवशेषों से जीवाश्म ईंधन की प्रक्रिया हुई थी। खनिज तेल नामक इस जीवाश्म ईंधन से हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन तथा पैराफिन जैसे तरल ईंधन तथा अलकतरा, मोम आदि उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की जमीन, पानी तथा हवा का उपयोग सजीवों के लिए होता है। मनुष्य भी इन घटकों का संसाधन के रूप में उपयोग करता है। यदि इन घटकों पर हम विचार करें तो जिनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है तो वह संपूर्ण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। यह तालिका हम देखते हैं कि जमीन जो है इस पृथ्वी पर 29% है। पीने के लिए उपलब्ध पानी या मीठा पानी 0.3% है। ऑक्सीजन जो है 21% है। इसे हमें याद रखना है कि जमीन जो है 29% है, पीने योग्य पानी या मीठा पानी 0.3% है और ऑक्सीजन 21% है। ऊपर दी गई तालिका देखने से स्पष्ट होता है कि ये संसाधन बहुत कम मात्रा में होते हुए भी ये सभी सजीवों के लिए पर्याप्त है। केवल मनुष्य को अपनी व्यर्थ की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात उसे इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और इसकी भी समझ होनी चाहिए कि ये संसाधन अन्य सभी सजीवों के लिए भी है। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु का अध्ययन करने के लिए 1875 में भारतीय जलवायु विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया। यह संस्थान जलवायु का निरीक्षण करके जलवायु के विषय में अनुमानित भविष्यवाणी करने का मुख्य काम करता है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन संबंधी शोध, वर्षा का अनुमान करना, वैश्विक तापमान में वृद्धि संबंधी प्रेक्षण आदि कार्य इस संस्थान में किए जाते हैं। अर्थात तो भारतीय जलवायु विज्ञान संस्थान की स्थापना जो है 1875 में हुई है। इस पाठ का हमने वाचन किया और अंत में इसके रहता है कि प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी तथा जमीन के बारे में हमने वाचन किया और हमने क्या सीखा, इसका सार देखिए। हमने क्या सीखा? सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा प्रकृति से प्राप्त होने वाले घटकों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो हमें पहले याद रखना है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तथा प्रकृति से प्राप्त होने वाले घटकों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हवा, पानी तथा जमीन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जमीन और मिट्टी एक ही नहीं है, इनमें क्या है? अंतर है। मृदा में जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, निष्क्रिय गैसें, जलवाष्प तथा धूल कण जैसे अनेक घटक पाए जाते हैं। ओजोन की परत पृथ्वी का संरक्षण कवच है। ओजोन की परत पृथ्वी का संरक्षण कवच है। प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक तथा मितव्ययिता से उपयोग करना आवश्यक है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी तथा जमीन के बारे में इस पाठ का आप वाचन करिए, लेखन करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।